जी जनाब मोहतरम जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब जी। बहुत शुक्रिया सर। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और इंतहाई खुश भी हूँ कि आज आप तशरीफ़ फरमाएं मेरे सामने। वो एक शेर से आगाज़ करूँगा आपको देखते हुए कि क्यों जल न गया ताबे रुखे यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। जनाब वाला, ये आपका बजट स्पीच के इफ्तिताह से पहले कुछ एक दो बातें करनी जरूरी थी। 4-5 रोज पहले इस ऐवान में जो हुआ उसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, और वैसे भी तल्ख यादें बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस पर बहुत सारे मुख्तलिफ तज्जिए और बातें हुई, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक मेरिट की जंग थी, क्योंकि हमारी इत्तलात नाक़िस इत्तलात ही से कह लें के मुताबिक बाकायदा ये ड्यूटी फराम की गई थी कि जो जितना ज्यादा किताबें उछालेगा, तूफान बदतमीजी बर्पा करेगा, उसकी इतनी ही ज्यादा इज्जत अफजाई होगी। तो उसी वजह से कुछ ऐसे वुज़रा भी मुझे उस रोज ये किताबें उछालते, मारते, फेंकते नजर आए, जिनके बारे में मैं ये तवक्को, चंद ही सही, मैं ये तवक्को नहीं करता था। और बाकी तो चले ठीक है, लेकिन हस्बे वजन और हस्बे तौफीक हमारे वजीर दिफा साहब ने जो एक कागज वहां से उछाला, वो बहुत जोर मिसाइल की तरह यहां आया है सर। और मैं तो इस बात पे खुश हूं कि अल्लाह ने बचत की, कहीं लग लगा जाता तो 5-6-8 आदमी तो यहां लुढ़क जाने थे उसमें। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं सर। कल हमारे ऑनरेबल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी जामे मुफस्सिल तकरीर की। उसमें दो चीजें सर काबिल गौर हैं। एक का ताल्लुक बराह रास्त आपसे है सर। उनकी तकरीर को सेंसर किया गया पीटीवी पर। अब सर सवाल यह पैदा होता है कि इस ऐवान में होने वाली कार्रवाई और उसकी टेलीकास्ट बराह रास्त नशर व अशात, ये आपका प्रोरोगेटिव है, इसे कोई और नहीं रोक सकता। और मैं नहीं समझता कि आपकी चेयर से इसको रोका गया होगा। तो अगर ये तकरीर सेंसर हुई तो या वजीर इत्तलात ने करवाई होगी या फिर इस ऑनरेबल चेयर ने। अगर दोनों ने नहीं करवाई तो मेरा मुतालबा है सर, आपसे दरख्वास्त है कि इसकी आप इंक्वायरी करवाएं कि आया किस तरह इस ऐवान की कार्रवाई आपके हुक्म के बगैर सेंसर की गई। सर उनकी तकरीर के बाद, और वैसे भी हमने देखा है, जब दलाइल खत्म हो जाएं तो कम अकल या सियासी बोने जातियात पर उतर आते हैं। हमारे एक वजीर साहब ने उनकी तकरीर के बाद कुछ जुमले अदा किए, और उनमें से एक जुमला यह था कि ये मुंह टेढ़ी करके अंग्रेजी बोलते हैं। अब जनाब अंग्रेजी बोलना भी इस हाउस में जुर्म हो गया है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, और वो मौजूद भी नहीं, काश मौजूद होते, दीगर भी कोई वजीर यहां मौजूद नहीं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन वजीर से सिर्फ इतना कहूंगा, आपके तवज्जुह से रिकॉर्ड पर लाई जाए
कि देखिए, अंग्रेजी, बहुत अच्छी अंग्रेजी, उर्दू, मुफस्सिल तकरीर, ये तो मेरे चेयरमैन ने की। आप कम से कम अपनी कौमी जुबान उर्दू को ठीक कर लें वजीर साहब। आप जाएगा को कहते हैं जावेगा, आप आएगा को कहते हैं आवेगा। ये कहां की उर्दू है? आपकी अपनी कौमी जुबान ठीक नहीं और आप दूसरों की अंग्रेजी पर तनकीद करने चले हैं। और बार बार आप एक रात के लिए वजीर बनते हैं। 2 बार तो हो चुका है, इनके लिए 2 हुक्मनामे तहरीर होते हैं। एक पर ये वजीर, दूसरा हुक्मनामा उसी वक्त तहरीर होता है कि इनकी वजारत तब्दील हो गई। ये 2 बार हो चुका है इनके साथ। जनाब वाला, मैं इस बजट पर भी नहीं, जब हम हुकूमत में थे उस वक्त भी बजट पर मेरा हमेशा से यह ख्याल रहा है कि ये सर आदाद व शुमार और ये इतनी ज्यादा किताबें जो मारने के काम आती हैं एक दूसरे को, ये बेकार है। और मैं दिल से ये कहता हूं, क्योंकि कितने लोग इसको पढ़ते हैं इस ऐवान में, और इन किताबों का अमली तौर पर बाहर आवाम पर क्या असर होता है, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। और मैं 2008 की असेंबली में भी ये कह चुका हूं कि जब मोहतरमा जब से शहीद हुई, तो मैं हर बजट की तकरीर में, क्योंकि ये बजट बेकार की एक बहस होती है, मैं हर बजट की तकरीर में एक ही शेर कहता हूं कतील शफाई का, बीबी शहीद के लिए, हिसाब उम्र का इतना ही गोशवारा है, तुझे निकाल के देखा तो सब खसारा है। मोहतरमा के बाद खसारा ही खसारा है, कहां से आप दूसरी बात करेंगे? अब जनाब आइए, ये 8.48 ट्रिलियन का बजट तरक्की का दावा है। शराय नमू तकरीबन 4%, 3.9। दावा यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो गया है जी। अब अगर मैं आपकी ये बात मान लूं सर, तो फिर मैं आपकी ये बात भी मानूं कि 21 लाख लोग बकौल आपके बेरोजगार हुए हैं, हालांकि ये तादाद 50 से 70 लाख लोग हैं। 2 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए हैं। बेरोजगारी, महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है। और आपके अपने वजीर जिन्होंने ये बजट पढ़ा, उन्होंने 1 माह पहले ये कहा कि मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो चुका है। उनका अपना बयान है। अब 1 महीना पहले आप टीवी पर, अखबार में, इंटरव्यू में यह बयान देते हैं कि मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो गया है। तो 1 महीने में वो कौन सा जुर्लुआ आपने फेरा है कि जिसकी वजह से तरक्की की शरह भी 4%, दावा है कि जी बड़ा हम तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। ये 1 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ? और ये पहले भी हुआ, जब हमारे सबसे बड़े अरस्तु साहब ने पहला बजट पेश किया तो कहा जी तबाही हो गई, ओहो ऐसी तरक्की तो हो ही नहीं सकती, और बाद में कहा इसको निकालो, यही जिम्मेदार है। फिर दूसरे साल दूसरे वजीर ने, जो कल भी जिनके लिए मैं कह रहा था आवेगा जावेगा, उन्होंने एक बजट पेश किया तो कहा गया जी इससे अच्छा बजट तो कोई हो ही नहीं सकता। हफीज शेख साहब भी उनके साथ थे। और थोड़े अरसे बाद कहा गया कि महंगाई का जिम्मेदार ये हफीज शेख है, इसको भी निकालो 15 दिन में। अब तरीन साहब आ गए, उन्होंने तीसरा बजट पेश किया। मैं तो दुआ गो हूं कि इन पर भी कोई 15 दिन बाद ऐसा ही इल्जाम लगा कि आप ना निकाल दें, बोला यही थे सारी फसाद की जड़ यही आदमी। हाँ, पीरजादा साहब ने कहा कि वो नेब के केस खत्म कराए क्या है। सर, जब महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ रहे हो, तो क्या ये ग्रोथ आपको समझ में आती है? 13,000
अरब रुपए आपने कर्जा लिया। जो भी आएगा ना सर आपके बाद, आपने तो जाना ही जाना है, आपका जाना ठहरा, कसम से उसको लग पता जाना है। आपके ये बजट टोटली मफरूजों पर मबनी, ख्यालाती बजट है सर। इसको समझने के लिए वो दिमाग चाहिए जो ये समझ सकता हो कि साल में 12 मौसम है और जर्मनी जापान एक साथ है, हमें ये समझ नहीं आता था। इसके लिए वही दिमाग चाहिए समझने के। हमारे वजीर साहब मुल्तान से उस रोज हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे और वो पूरे नहीं पढ़ रहे थे, वो जोश फर्त जज्बात में थे कि जनाब उनको देख के वो मोदी डर गया है, क्योंकि वजीर खारजा है। उन्होंने बोला कि ये ऐसा जज्बाती वजीर खारजा, अगर ये हमारे लिए भी इतना ही जज्बाती है जितना अपनों के लिए, तो ये तो कश्मीर ले आएगा। लेकिन क्या करें कि ये सिर्फ हमारे लिए इतना जज्बाती है, वहां बाअदब बामुलायजा हो जाते हैं, ये बाअदब बामुलायजा हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि इस बजट के बाद अपोजिशन मुंह छुपाती फिरेगी जब पेश होगा तो। और खुदा का करना आप ये देखें सर कि बजट खत्म होते ही जब हम बाहर गए तो वजीर मुंह छुपा के भाग रहे थे, बाहर मुजाहरा हो रहा था, हम बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुजाहरे में शरीक। और कोई दिन ऐसा नहीं है बजट का, इजलास का, कि जब बाहर डी चौक पर या दरवाजे पर फोर्सेस ना खड़ी हों, मुजाहिरीन ना खड़े हों, लोग गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी से निकाले जाने पर लान तान ना कर रहे हों और हम कह रहे हैं जी मुल्क तरक्की कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब ये सड़कें ब्लॉक ना हो। एक दिन आप मुझे बताएं और सारे वजीर पिछले दरवाजे से मुंह छुपा कर निकलते हैं। सर ये आपके लिए कोरोना काफी बेहतर साबित हुआ है, सही बता रहा हूं। और आपके एक वजीर ने टीवी पर भी कहा, वफाकी वजीर, पिंडी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कोरोना ने तो जान बचाई है, क्योंकि आपने सर इस बार कोई कर्जा अदा नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। 13,000 अरब कर्ज जरूर लिए। अगले साल जब आप इस कर्जों की किस्तें भी अदा करेंगे, इंटरेस्ट भी अदा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां हैं। सर 2013 में हमने जब हुकूमत छोड़ी थी तो 25 अरब रुपए की दरामदाद थी, आज 22 भी नहीं है और आप नाच रहे हैं खुशी से। तो ये आपके टारगेट हैं। सर 3 बजट हुए, आपने कौन सा फाइनेंशियल टारगेट अपना मीट किया है टैक्सेस का? नो, नॉट अ सिंगल। और इस बार भी आपने बड़ा मफरूजा रखा है कि जनाब 11,000 अरब रुपए, और ये पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ाएंगे, ये गरीब आदमी के जेब से आप निकालेंगे, ये आप नाजायज टैक्सेस लगाएंगे, महंगाई को इतना ले जाएंगे ऊपर। अब तो गरीब खुदकुशी कर रहे हैं, मुतवस्सित भी खुदकुशी करने लगेंगे। ये बजट कश्मीर इलेक्शन का बजट है या मिड टर्म इलेक्शन का बजट? ये तो वैसे ही बजट है जिस तरह बचपन में कोई थप्पड़ मार के भाग जाता था। ये बजट पेश करके भागने वाले हैं क्या? ये जनाब एक ऐसा बजट है जो सिर्फ कागजों तक रहेगा और इससे आगे नहीं चल सकता। सर इस इलेक्शन रिफॉर्म्स, बड़ी बात ही गैर मुल्कियों को वोट का, वो जो पुराना इलेक्शन एक्ट है जो कहता है 120 दिनों में आपको फैसला करना है तनाजात का, क्या वो पूरा कर लिया आपने? आप तो स्टे ऑर्डर पर चल रहे हैं। आपका फॉरेन फंडिंग केस आपकी बेशुमार दरखास्तों की वजह से रुका हुआ है और आप इलेक्शन रिफॉर्म्स ला रहे हैं। आप इलेक्शन रिफॉर्म्स ला रहे हैं जो बार बार कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस नहीं चलाना, और वो भी नहीं चलाते, इतने बेचारे बाअदब हैं। और आप ही इलेक्शन रिफॉर्म्स ला रहे हैं। ये दिन भी हमें देखना था। और पता नहीं ये स्टे ऑर्डर कब खत्म होंगे जनाब अली। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो ये बार बार कहते हैं, उठते जागते सोते नींद से बेदार होके भी कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। सर ये एनआरओ का मतलब क्या है? हम तो समझे थे
कि एनआरओ का मतलब है कि जिसने करप्शन की उसको हम पकड़ लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। मैं भी यही समझा था और आम आवाम भी यही समझी थी, लेकिन यहां तो एनआरओ का मतलब यह नहीं लगता। आप खजाना से देखें तो हफीज शेख निकल आता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। आप पेट्रोल से देखें तो बाबर नदीम निकल आया, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। आप अद्वैयात से देखें तो कयानी निकल आया, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। आप चीनी से देखें तो जहांगीर तरीन निकल आया, आपने कुछ नहीं कहा। आप के इलेक्ट्रिक से देखें तो आरिफ नकवी निकल आया, आपने उसको कुछ नहीं कहा। आप चंदे से निकले तो हमारी बाजी निकल आई, आपने उनको भी कुछ नहीं कहा। आप कोरोना मेडिसिन से देखें तो जफर मिर्जा निकल आया, आपने उसको कुछ नहीं कहा। आप हाउसिंग सोसाइटी को उठाएं तो अलीम खान निकल आता है, आपने उसको कुछ नहीं कहा। आप रिंग रोड को उठाएं तो जुल्फी बुखारी निकल आता है, आपने उसको कुछ नहीं कहा। आप बीआरटी, मलम जब्बा और रिंग रोड, ये सारे केसेस, फॉरेन फंडिंग, ये सारों को तो आपने कुछ भी नहीं कहा। तो आप क्या नहीं देंगे? ये एनआरओ किस चीज का नाम है सर, मुझे ये तो बताया जाए। मुझे सर ये बता दें, ये एनआरओ आखिर क्या है जो आप नहीं देंगे? ये एनआरओ किस चीज का नाम है जो अपोजिशन मांग रही है और आप उठते बैठते कहते हैं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा? ये एनआरओ है क्या? अगर ये करप्ट लोगों को पकड़ने का नाम है तो मैंने साबित कर दिया कि ये गलत है। जनाब, 30% अरशिया खुर्दनोश महंगी हुई, 18% तनख्वाहें ऑटोमेटिकली कम हो गई, 35% डॉलर महंगा हुआ है। मेरे अजीम पाकिस्तानियों, घबराना नहीं। ये जो करप्ट हुकूमत है, 1,75,000 रुपए का हर बच्चा मकरूज है मेरे पाकिस्तानियों। आज जनाब अली, घबराना नहीं। असल मसला हमने, पटेल साहब वाइंड अप प्लीज। सर मेरी पार्टी का फुल टाइम है मेरे पास, एज मच आई कैन। आपके विप ने कोई हमें इंटीमेशन नहीं दी। अभी दे जी, वाइंड अप प्लीज। जनाब अली, आप जरा ये बताना पसंद करेंगे कि एमनेस्टी जो आपने दी अमीरों को और फिर कहा कि जो इससे फायदा नहीं उठाएगा उसको पकड़ मारेंगे, कितने लोग पकड़े आपने? आपने अपने लोग निकाल लिए, उसके बाद मुझे एक आदमी बता दें जिसको आपने गिरफ्तार किया। सर बहुत बड़ा जुल्म आपने पता है कहां किया? ये जो गरीब रिटायर्ड लोग, उम्र रसीदा लोग और बेवा खवातीन, ये कौमी बचत पे अपने पैसे रखती है। सर आपने एक दिन में 11,000 रुपए से उनके 5,000 कर दिए। सर खुदा की कसम, इससे बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा। और आपने 500 अरब रुपए एक दिन में उनके हथिया लिए। आप कहते थे सर पेट्रोलियम लेवी भत्ता है, तो फिर ये पूरी हुकूमत भत्ताखोर है। सर जितना पेट्रोल आपने बढ़ाया है, उस रोज मैं टीवी पर देख रहा था तो एक खातून ने वजीर आजम साहब से कहा कि मुझे बेनजीर भुट्टो के पैसे नहीं मिले। तो वजीर आजम कहते हैं कि वो खत्म हो गया, अभी ये हमारा वाला एहसास है। अब ये भी भुट्टो को खत्म करने वाली फहरिस्त में आ गए। सर जो भी इस फहरिस्त में आया, खुदा गवाह, खुद खत्म हो गया है। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाने वाले कई जजेस थे। आप 3 का नाम इस हाउस में से कोई मुझे बता दे, किसी को याद नहीं। लेकिन बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो आज तक सबको याद हैं और इंशाल्लाह याद रहेंगे। आप कौन होते हैं भुट्टो का नाम खत्म करने वाले? और फिर ये तो एक पार्लिमानी एक्ट के जरिए BISP हमने चलाया था। आप वजीर आजम होकर कहते हैं कि जिस एक्ट को खत्म किया जाए। सर मैं तो कहूंगा सिंध हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कानून पास किया है। उन्होंने कोकेन को खतरनाक नशों में शामिल करके
सख्त से सख्त सजा देने की का कानून पास किया है। सर, मेरी आपसे गुजारिश है, यह कानून कौमी असेंबली में भी पास किया जाए। असद उमर साहब ने एक बार कहा था कि 1 साल, ये बेकार की बातें होती हैं, 1 साल में अगर सारे मसले हल नहीं होते तो इंसान को इस्तीफा दे देना चाहिए, चले जाना चाहिए। सर, पहले चाइना से जाली चीजें आती थी, अब अरस्तु और जो है तबसरा निगार भी चाइना से आने लगे हैं। ये जो दावे जितने इन्होंने किए वो सारे झूठे निकले। सर, 3% लोग शरह सूद पर, कम शरह सूद पर आपने कहा कि हम ये कर्जा दे रहे हैं कोरोना की मद में। वाइंड अप प्लीज जी। किसी एसएमई को आपने नहीं दिया, सारे अरबपतियों को आपने इससे फायदा दिया। सर, 3 साल में 22 करोड़ अवाम का खून नोचकर आपने लोगों की जेबें भरी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन 22 अरबपतियों को कंगाल किया था। आपने 22 करोड़ अवाम को कंगाल किया है। सर, वाइंड अप करने की तरफ ही जाऊंगा। जाहिर है, मुझे पता है कि इससे ज्यादा मुश्किल हो जाती है सबके लिए। सर, कहा जाता है कि हमारी जो ग्रोथ इसलिए बढ़ी कि बड़ी सनतों ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया, यही कहा जाता है ना सर। खासकर कहते हैं कि कॉटन और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजली और गैस पे चलती है। आपके अपने रिकॉर्ड कहते हैं कि बिजली और गैस के इस्तेमाल में 23% कमी हुई है, और आप कहते हैं कि हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है। बिजली और गैस 23% कम इस्तेमाल हुआ है। मैं बताता हूं सर, ये बढ़ा कैसे है। सर, कोरोना की वजह से ये ज्यादा नहीं बढ़ा, ये 1.5 से ज्यादा नहीं है, बाकी झूठ है, मफरूजा है। सर, कोरोना की वजह से हजारों लोग बाहर से बेरोजगार होकर आए, अपना सब कुछ वापस लेकर आए हैं। उस वजह से बैंकों के जरिए जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा इजाफा आपको देखने में आया है, लेकिन ये वक्ती है सर, ये आइंदा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो कोरोना की वजह से डॉलर की खपत में कमी हुई है। लोग बाहर ही नहीं जा रहे, हर आदमी 2-4 हजार 5 हजार डॉलर बाहर ले जाता था, वो जा ही नहीं रहे कोई। थैंक यू जी पटेल साहब। सर, आपका अभी भी तकरीबन आपने 11-14 पे स्टार्ट किया, आप खुद देख लें जी, 23 मिनट हो गए हैं जी आपको। जी वाइंड अप करें जी, पटेल साहब वाइंड अप प्लीज। सर, अब बार बार सिंध की बात होती है। अब किसी को कुछ ना मिले ना सर, तो वो सिंध पर चढ़ दौड़ता है। अब हर कोई मोहम्मद बिन कासिम बनने के चक्कर में। यहां मैं आपको बताऊं सर, सिंध का दिल बड़ा कुशादा है सर। आपको मैं हैरत अंगेज एक बात बताऊं, आपके इल्म में भी इजाफा होगा सर, मुझे यकीन है आप बड़े बाइल्म आदमी। अली मोहम्मद खान भी सुन रहे होंगे मेरी बात को। अली मोहम्मद खान बड़ा सुनते हैं मेरी बात को। सर, 1960s में हाजी मुनव्वर अली खान नामी एक शख्स अटक से चलता है 60s में। आज भी उसके जायदाद महल मौजूद हैं अटक में, बड़ी तारीखी शख्सियत। 1965 में सखर से वो मेयर मुंतखब होता है। पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मेयर, डिप्टी मेयर सिविल ने होता था। सिंधी सखर के उस अटक के पश्तून को डिप्टी मेयर मुंतखब करते हैं। 1977 में वो एमपीए बनता है सखर से। 1985 में हाजी मुनव्वर अली खान वजीर बनता है सखर से। इतने कुशादा दिल हैं सर सिंधी। और आज भी उस शख्स, वो अजीम शख्सियत थी, हाल ही में बेचारों का कोरोना से इंतकाल हुआ, मेरे लिए बड़ी शफकत रखते हैं, बड़ी आला शख्सियत के मालिक थे। आज भी अगर खुर्शीद शाह साहब मौजूद होते, यहाँ बहुत बड़े आदमी थे, खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब होते तो ज्यादा रोशनी डालते उनकी शख्सियत। पटेल साहब थैंक यू जी। सर, मैं आप बड़ी काम की बात बता रहा था। थैंक यू। अभी सर एक मिनट लास्ट। सर, ये जो एक दो चीजें सर,
ये जो सिंध पर बात करते हैं ना सर, तो आज भी सिंध ने सबको अपने दिल में जगह दी, समोया। मुझे एक भी गैर नस्लन गैर सिंधी बता दें जो दूसरे सूबे से मुंतखब होके आता हो, कोई नहीं। लेकिन हम सबको वेलकम करते हैं। खुदा के वास्ते हमारे सूबे के साथ नाइंसाफी ना की जाए और ये जुबान इस्तेमाल ना की जाए जो मेरे सिंध के शहरों को तकसीम करे, जो सिंध काट कहलाती है। क्योंकि फिर हम कहेंगे मरसू मरसू सिंध न डेसू, ओछू थीसू सिंध न डेसू, हैमू थीसू सिंध न डेसू। फिर हम कहेंगे। सर अगर फिर सिंध की बात करते हैं कराची की, तो फिर मैं इंडिजीनियस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, मछेरा हूं, कराची मेरा गांव था, सब वहां आकर आबाद हुए। दुनिया में इंडिजीनियस राइट मिलते हैं, मुझे आप क्या देते हैं? चले फिर ये बताएं। मुझे एज ए इंडिजीनियस, हम तो चंद 100 लोग थे सर जब कराची में मेरे बाप दादा थे। मेरा दादा बाबा आइलैंड पे पैदा हुआ। आई एम इंडिजीनियस। मुझे आप क्या देते हैं? कच्ची कौम से मेरा ताल्लुक है, हम मछेरे हैं। हमें क्या मिला? सब आबाद हुए, करोड़ों मालिक, करोड़ों लोग आए, अरबों पति बन गए। जो पहले काले काले थे आज गोरे गोरे हो गए, फिर भी कहते हैं कि नहीं जी हमें कुछ नहीं मिला। तो जनाबे वाली, और आखिरी बात वो कुत्ते की काटने वाली सर, वो सर ये कहते एक वजीर ने कोड एंड कोड कल कहा कि पागल कुत्ते काटते हैं सिंध में। आपके तसव्वुर से सर, तवस्सुत से सर, अव्वल तो वफाकी हुकूमत ये कुत्ते काटने वाली दवा वो इजाजत देती है, वही मंगा के सूबों को देती है। आप नहीं कर रहे ये काम। आपके तवस्सुत से ये एक चीज भेज रहा हूं, हमने एशिया की दूसरी बड़ी सकरंड में एवीएस और एआरवी की बनाने की लेबोरेटरी कायम कर ली है सिंध में। अब मैं इस वजीर को कहूंगा आपके तवस्सुत से कि दवा हमारे पास है, पागल कुत्तों की लिस्ट आपके पास है, अब हमें दे दो, हम लगा लेते हैं भाई। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अली मोहम्मद खान साहब, सेनेटर उस्मान का शेर बाद में सुनेंगे किसे? पटेल साहब वैसे जी, मेरे ख्याल में बाद में सुनेंगे जी। पटेल साहब सर शेर सुन ले। सहरा तो बूंद को भी तरसता दिखाई दे और बादल समंदरों पे बरसता दिखाई दे। ए चश्म यार तू ही कोई दिल का बैद खोल, मुझको तो ये दयार ना बसता दिखाई।